हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और अब हमने पार्टनरशिप के टॉपिक्स लेना शुरू कर दिया है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था बेसिक पार्टनरशिप और आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लगाना है अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। P and Q are partners in a firm having capital of 15,000 each। दो पार्टनर हैं, P और Q, दोनों ने 15,000 लगा रखे हैं, ईच लिखा हुआ है। R को 1/3 शेयर के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए कैपिटल के अपने हिस्से के लिए 20,000 रुपए लाता है। ख्याति की राशि क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। P और Q की कैपिटल दे रखी है, नए की भी कैपिटल दे रखी है और गुडविल पूछा है। ठीक है, तो गुडविल वाला चैप्टर सीधा सीधा जैसे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो और खास करके एडमिशन पढ़ रहे हो तो गुडविल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो मान के चलो उसके अंदर इनबिल्ट है। दूसरी बात, गुडविल में आपको याद आएगा सर गुडविल के लिए तो प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन एक होती है हिडन गुडविल, उसको इन्फर्ड गुडविल भी बोलते हैं। हम सरल भाषा में उसको गुप्त ख्याति बोलते हैं। तो जैसे गुप्त ख्याति होगी वो कैपिटल के बेस पे निकाली जाती है। अब कैसे, वो बात कर लेते हैं। तो देखो, जो आपका नया पट्टा है उसका नाम आर है और उसकी जो कैपिटल है वो 20,000 है और आर का जो रेशो है वो 1/3 रेशो है। अब आप इस रेशियो का क्या करो, उल्टा कर दो, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो आप 20,000 मल्टीप्लाई कर दो 3/1, 1/3 का उल्टा, तो क्या हो गया 60,000। इस 60,000 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल। कि सर ये क्या बात हुई, अगर आप किसी से 20,000 रुपये मंगा रहे हो और उसको 1/3 शेयर दे रहे हो, इसका मतलब टोटल कैपिटल शुड बी 60,000। नाउ अगर आप देखो पी की कैपिटल 15,000 है, क्यू की कैपिटल 15,000 है, ईच लिखा हुआ था, और आर की कैपिटल जोड़ दो तो 20,000 है। तो ये सारी कैपिटल मिला के आपकी 50,000 हुई। तो आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो तो है 50,000, बातें कर रहे हो आप बड़ी बड़ी 60,000 जितनी। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस करना है आपको एक्चुअल कैपिटल, जो कि है आपका 50,000। तो जो रिजल्ट आया वो आया 10,000। ये 10,000 क्या है, गुडविल। 10,000 इसको बोलेंगे हिडन गुडविल। तो पहला क्वेश्चन 10,000 रुपये आंसर। अपना मकसद यही रहता है कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो आपके 20-25 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। एक एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। आगे बात करते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है ताकि आपको पक्का याद हो जाए, पर लैंग्वेज चेंज है। देखिएगा कैसे। X and Y are partners in a firm with capital of 48,000 and 31,000 respectively। ठीक है, दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर। मैं एक बात आपको सबको सलाह दूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ा करो। हिंदी में तो आप पढ़ते हो, एग्जाम में नहीं कह रहा हूं कि दो दो बार टाइम खराब करो, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो हिंदी के साथ साथ क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ा करो। और इंग्लिश वालों को भी हिंदी पढ़ना चाहिए कि क्या बोला जाता है, कैसा बोला जाता है, क्योंकि आपको हर तरह का बच्चा पढ़ाना पड़ेगा बाद में, या आप अकाउंटेंट भी बनते हैं तो हर तरह की लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, और जेड 30,000 रुपए लाया। अब लैंग्वेज क्या कहती है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी। अब के बार इसने बोला बताओ जेड के हिस्से की ख्याति कितनी होगी। पिछली बार उसने पूछा था गुडविल कितनी होगी, यानी फर्म की गुडविल पूछी थी। अब के बार इसने गुडविल में जेड का शेयर पूछा है, लेकिन रास्ता वही है। सबसे पहले गुडविल का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। सबसे पहले आप ये करो, जेड को पूछो हाँ भाई तू कितनी कैपिटल लाएगा। उसने कहा सर मैं 30,000 रुपये लाऊंगा। उससे एक और बात पूछो कि तेरा शेयर कितना है, ही सेड 1/4, यानी चौथा हिस्सा 25% भी बोल सकता है। तो आप क्या करो, इसके बेस पे टोटल कैपिटल निकाल लो कि सर वो कैसे निकलेगी, 30,000 रुपये इंटू 1/4 का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल का हो गया 4/1। तो आपकी कैपिटल 1,20,000 रुपये होनी चाहिए। इसे आप टोटल कैपिटल कह लो या आप इसे एक्सपेक्टेड कैपिटल कह दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इधर लिखो एक्स की कैपिटल जो कि है 48,000, फिर लिखो वाई की कैपिटल 31,000 और जेड की कैपिटल विच इज 30,000। ये तीनों मिला के, तीनों 3 6 और 4 10, 1,09,000। इनकी एक्चुअल कैपिटल तो है 1,09,000 की और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी 1,20,000 जितनी। तो
ये जो 11,000 रुपये आंसर आया इसको अपन बोलेंगे हिडन गुडविल। वैसे हिडन से ज़्यादा सही शब्द है इन्फर्ड गुडविल, मानी गई गुडविल, और हिंदी में तो एक ही शब्द है गुप्त ख्याति या मानी गई ख्याति बोल दो। तो 11,000 आंसर आएगा, आप लपक के इसका आंसर 11,000 कर दोगे और गलत हो जाएगा, एग्जाम में फिसल जाओगे। क्या बोला है, जेड के हिस्से की ख्याति कितनी होगी, तो 11,000 रुपये में, क्योंकि ये जो आया ना ये फर्म्स गुडविल है, ये फर्म की ख्याति है, और इसमें जो जेड की हैसियत है वो है 2,750 रुपये। आप मैंने 11,000 में 4 का भाग लगाया है, ठीक है, 2750, ये आपका सही आंसर है। तो आंसर ए है, फिसल मत जाना। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1,000 रुपये देना या 2,500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के एमसीक्यू हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachna and Payal are partners sharing profit and losses in the 3:2 ratio. They admitted Asha as a new partner for 1/4 share. Rachna and Payal will share equal profits in future. Okay. इस लाइन में इस क्वेश्चन की जान छुपी हुई है। अब आप समझो, और पूछा क्या है, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। देखो ये एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। इस वाले चैप्टर में 3 रेशो बार बार आवाज आएगी, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। पहले रेशो क्या था, अभी रेशो क्या है, इन दोनों का जो गैप है वो सेक्रीफाइस रेशो है। आराम से बात करते हैं। सबसे पहले रचना और पायल को बुलाओ जिनका रेशो है 3:2। अब इनकी फर्म में नई मैडम आई, उसका नाम है आशा, और जो आशा है उसका शेयर है 1/4।
ठीक है। यहाँ के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, रेडी रहना सबके लिए। मैं एक आपको बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो बुक आप परचेज कर लेना, बहुत आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप चाहो तो। आपके पास और कोई सॉलिड बुक हो तो बढ़िया है, ठीक है, पर एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है SBPD पब्लिकेशंस की, साहित्य भवन पब्लिकेशंस की, वो बुक से आप तैयारी करोगे तो शायद थोड़ी अच्छी तैयारी होगी, बाकी आपकी इच्छा है। आ जाओ, मैं बात कर रहा था आशा को इन्होंने 1/4 के लिए पार्टनर बनाया। अब यहाँ क्या लिखा है, जैसे रचना और पायल भविष्य में समान लाभ साझा करेंगी, तो यहाँ पे आप कहेंगे न्यू रेशो दे रखा है। न्यू रेशो देने के दो तरीके होते हैं। कई बार तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको रचना, पायल, आशा तीनों का ही न्यू रेशो दे देगा, ऐसा भी होता है। लेकिन इसने पूरा नहीं दिया है, इसने कहा है रचना और पायल का रेशो दिया है, तो ये पूरी तरह से न्यू रेशो नहीं गिवन है, पहली बात तो इसको ध्यान रखो। अब तुम्हें क्या करना है सर, देखो आप क्या करो, ये मेहमान है आशा हमारी, पहले इसको खाना खिलाओ। 1/4 खाना इसको खिलाने के बाद क्या बचेगा, 3/4। 1 - 1/4 करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 3/4। ये किसका है, ये है आपका ओल्ड पार्टनर्स का। अगर जो क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं ये जो बचा हुआ हिस्सा है, वो बचा हुआ हिस्सा इनको 3:2 में खिला देता। मेहमान के खाने के बाद पुरान जो बचता उसे मैं 3:2 में इनको खिला देता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि नहीं, अब हमारा तरीका चेंज हो गया है, अब हम डाइट पे हैं, अब हम 1:1 में खाएंगे, हम दोनों आधा आधा खाएंगे, दोनों बहनों की तरह रहेंगे, आधा आधा खाएंगे। तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, 3/4 का आधा 3/8, और वापस एक बार निकालूं, 3/4 का आधा 3/8। क्या कहना चाहता हूं, पहले का नाम है रचना, रचना 3/8 खाएगी, पायल भी बराबर खाना खाएगी 3/8, रचना 3/8, पायल 3/8। आप देख रहे हो नीचे 8 है, ऊपर तीनों 3 6 का तो फैसला हो चुका, बाकी 2 बचे हैं, तो 2/8 ये है आपका आशा का शेयर, या यूं कह लो कि आशा का शेयर 1/4 है, 1/4 या 2/8 एक ही बात है। ये निकल के आया इनका रेशियो 3:3:2, 3:3:2। आप यूं मत कर देना, ऐसी गलती आप करोगे नहीं, जैसे 3/8 और इसका आया 1/4, आशा का 1/4 है ना, तो आप ये आंसर नहीं दे सकते 3:3:1, ऐसे बच्चों वाली बात आप करोगे नहीं, 3:3:1 नहीं दे सकते, क्योंकि नीचे आपको हर, ये अंश है ये हर है, तो उसको समान करना होगा, तो इसका आंसर रहेगा 3:3:2, 3:3:2। ठीक है, चलिए। और रेशियो के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने से ही रेशियो पे कमांड बैठेगी। इस चैप्टर के रेशियो, एक फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो अलग टॉपिक है, और एडमिशन वाले चैप्टर में रेशियोज की कैलकुलेशन के बहुत सारे केसेस होते हैं। प्रैक्टिस से ही कमांड बनेगी, और कोई तरीका नहीं है। कोई भी चीज़ मतलब हार्डवर्क का और प्रैक्टिस का विकल्प नहीं हो सकती, भले आप कितने ही बातें कर ले कोई भी बच्चा। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit Z into the partnership for 1/4 share in profits, for which he brings 20,000 as his share of capital. Hence, the adjusted capital of X and Y will be dash dash on the basis of Z's capital. अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, इतना इंग्लिश मत पढ़ो, क्वेश्चन है आराम से, बिल्कुल सिंपल है यार, तुम भी पढ़े लिखे हो। X और Y 2:1 में साझेदार हैं, ठीक है। Z को उन्होंने 1/4 इसके लिए पार्टनरशिप में स्वीकार किया कि जेड तू भी हमारा भाई है, वो अपनी कैपिटल के 20,000 लाता है। यहाँ तक का क्वेश्चन सुना सुना सा लगता है, लेकिन अब ये कह रहा है एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, तो मतलब जो जेड है वो तय करेगा कि तुम दोनों की कैपिटल कितनी होगी। जैसे यूं समझो एक कहानी है, एक कहानी है, ये है सास ससुर, ये है सास ससुर और इनका रेशियो है 2:1। इनके परिवार में एक बहू आई, बहू का नाम है जेड। कि सर क्या बात कर रहे हो, बेटे का तो बताया नहीं। बेटा गया तेल लेने, बहू आ गई इनकी परिवार में, 20,000 रुपये लेके आई है, दहेज के नहीं वैसे ही 20,000 रुपये लेके आई है। तो ये बहू आके बोलेगी कि देखो जी 20,000 रुपये मैं लेके आई हूँ और मेरा शेयर है 1/4। अगर मेरा शेयर 1/4 है तो इसका मतलब है अपन की एज अ फैमिली 80,000 रुपये की कैपिटल होनी चाहिए। यहां तक का मैंने क्वेश्चन, हिडन गुडविल में भी यही रास्ता है, यही रास्ते से आपका हिडन गुडविल भी आता है, लेकिन इस बार इसको हिडन गुडविल नहीं चाहिए।
20,000 रुपए इस बहू की कैपिटल है, तो फर्म्स कैपिटल, फैमिलीज कैपिटल शुड बी 80,000 रुपी, और ये 80,000 आपको न्यू रेशो में रखनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन ये कहे कि आपको नए के आधार पे पूंजी का समायोजन करना है, नए की कैपिटल दे रखी है, अब आपको पुराने की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो आपको न्यू रेशो चाहिए रहेगा। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसा वो भी समझ लो। जैसे ये नई बहू आई, इसने कहा पहले मैं खाना खाऊंगी। ठीक है बेटा, तू नई है, मेहमान है, पहले तू ही खा, अब तो क्या हमारे परिवार की हो गई, तू खाना खा। 1 में से 1/4 खाना इसको खिला दिया, तो क्या बचा 3/4। ये 3/4 कौन खाएंगे? डोकरा डोकरी, सास ससुर खाएंगे, एक्स और वाई खाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि सास और ससुर किस तरह से खाना खाते हैं। हमेशा से मुझे पता है कि इनका खाना खाने का पैटर्न 2:1 है, तो ये वही का पैटर्न कंटिन्यू करेंगे अनटिल द क्वेश्चन चेंजेस। क्वेश्चन अगर बदलाव नहीं करता तो ये पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मैं वापस इस पे आ गया। ये है बचा हुआ खाना और ये है आपके एक्स की खुराक। ये है बचा हुआ खाना, ये है वाई की खुराक। पहले को सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6/12, 3 एकम 3, 4 तिया 12, नीचे कितना है 12, ऊपर कितना हो चुका है 6 हो चुका है और 3 हो चुका है। 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। बाकी कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, वो बहुरानी का है। क्या रेशो बना 6 3 3, इन अदर वर्ड्स 2:1:1। ओके, अभी थोड़ी देर समझो कि किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन होगा। मैं अब ये कहना चाह रहा हूं इनकी कैपिटल 80,000 रुपए होगी एंड दैट विल बी दैट 2 in 2:1:1। ये कैपिटल आपको 2:1:1 में मेंटेन करनी है। सर कैसे करेंगे? 80,000 रुपया इंटू 2/4, तो पहले का आ गया 40,000, दूसरे का निकालोगे 80,000 इंटू 1/4 तो आएगा 20,000 रुपए, और एक आएगा 20,000 रुपए। मैं कहना ये चाहता हूं नई बहुरानी के आने पे रंग रोगन होगा और उसके बाद नए हालातों में एक्स को अपनी कैपिटल 40,000 रुपए करनी होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन ये होता है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें ये होता है कि अगर इसकी कैपिटल ज़्यादा है तो निकाल लेगा, कम है तो लेके आ जाएगा। एक्स की कैपिटल 40,000 होगी, वाई की कैपिटल 40,000 होगी। यही इस क्वेश्चन में पूछना चाहता था कि जेड को आधार मानकर एक्स और वाई को अपनी पूंजी क्रमशः कितनी कितनी करनी पड़ेगी, तो 40 और 20 करनी पड़ेगी। ए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 54 और 36 है। उन्होंने सी को लाभों में 1/3 भाग के लिए स्वीकार किया। सी कैपिटल की आनुपातिक राशि लाया, बताओ सी द्वारा लाई गई पूंजी। ये क्वेश्चन उल्टा है। देखो, एक होता है वर्ड डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब होता है किसकी चलती है। पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें बहू रानी की चल रही थी। बहू ने आके डिसाइड किया कि मैं कह रही हूँ ना कैपिटल इतनी होगी और डोकरा डोकरी आपको कैपिटल इतनी रखनी पड़ेगी। डोकरा डोकरी मैं समझाने के लिए मजाक में कह रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी करते होंगे बड़ों की। इस क्वेश्चन में डोमिनेटिंग है एक्स और वाई। गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में ए की कैपिटल है 54,000 दे रखी है, बी की कैपिटल है 36,000 रुपये, और इन दोनों की कैपिटल जो है वो है 90,000 रुपये। सी का मुझे ये पता है कि वो 1/3 भाग के लिए आया, लेकिन गौर कीजिए कि इसमें सी का कैपिटल आपको नहीं दे रखा है। उल्टा आप अगर गौर से देखो तो सी जो बहू है इस क्वेश्चन में, वो गेट पे खड़ी है और पूछ रही है कि मैं कितने पैसे लेके आऊं। लिखा है ना, सी कैपिटल की आनुपातिक राशि लाया, तो राशि तो दी नहीं है। तो अब अपन को यह तय करना है कि अगर जो सी को हमारे फर्म में आना है तो उसे कितनी कैपिटल लानी होगी। ओके, अब एक बात समझना, अगर सी की कैपिटल 1/3 है तो मैं कह दूं कि ए और बी की कैपिटल 2/3 है। कि सर क्या भाई, सी का रेशो अगर 1/3 है तो 1 में से 1/3 हटाने के बाद क्या बचता है 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 किसका है? ये 2/3 है ए और बी का। अब यहां से आप समझो, ये जो कैपिटल है दिस इज नॉट द टोटल कैपिटल। अब मैं एक वर्ड यूज करता हूं, कंबाइंड कैपिटल। ये जो कैपिटल आप देख रहे हो, इस कैपिटल को बोलेंगे हम कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड ऑफ ए एंड बी। ओके, तो अब 90,000, अब इस 2/3 का मैं उल्टा कर रहा हूं 3/2। कि सर क्या ही कर रहे हो, मैं
जैसे अगर आप ध्यान से समझो तो पिछली बार सी की कैपिटल को देखकर और सी के रेशियो का मैंने उल्टा किया था। इस क्वेश्चन में मैं ए और बी की कैपिटल देखकर ए और बी के रेशियो का उल्टा कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए और बी डोमिनेटिंग है। तो इससे क्या निकला? इससे निकला आपका 1,35,000 रुपया। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी ने फैसला किया कि हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी की कैपिटल 90,000 है तो फर्म की कैपिटल 1,35 होनी चाहिए। इसका मतलब बाकी के पैसे तेरे को लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है बाकी के 45,000 रुपए सी को लाने होंगे। तो 45,000 रुपी की राशि नए पार्टनर को एज अ कैपिटल लानी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, और चलिए अब थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक फर्म में 4:3 के रेशो में पार्टनर है। उन्होंने सी को फर्म में शामिल करने और भावी लाभों को बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया। अब के बाद आप लैंग्वेज देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सी आया और ए और बी ने कहा, ए और बी ने ये कहा हो कि हमारा रेशो बराबर होगा। लैंग्वेज में बहुत बारीक अंतर होगा। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में सी को उन्होंने फर्म में पार्टनर बनाया, सी का रेशो नहीं दे रखा है और साफ लिखा है कि वो भावी लाभों को यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स को बराबर बराबर बांटेंगे, यानी सबने कह दिया कि हमारा रेशो आपस में बराबर बराबर होगा। तो ये वो क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको ओल्ड रेशो दे रखा है कि पहले हम खाना कैसे खाते थे, पहले हम 4:3 में खाना खाया करते थे, अब हम खाना कैसे खाएंगे, यानी न्यू रेशो दे रखा है और न्यू रेशो 1:1:1। हमेशा ध्यान रखना, न्यू रेशो सबका दे रखा है या न्यू रेशो केवल पुरानों का दे रखा है ना, उसमें लैंग्वेज का अंतर हो जाता है। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखा हो तो फिर वो थर्ड रेशो आपसे पूछेगा, वो होता है सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइस का मैं सिंपल बोलता हूं। कल मेरे पास जेब में 500 रुपए थे, अभी मेरे पास जेब में 400 रुपए हैं। इसका क्या मतलब है? 100 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 100 रुपए मैंने त्याग कर दिए, 100 रुपए मैंने बलिदान दे दिए, 100 रुपए मैंने समर्पण कर दिए। कि सर इतनी हिंदी मत पढ़ाओ। पहले मेरे पास 500 रुपये थे, अभी मेरे पास 400 रुपये हैं, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपये छोड़ दिए। 100 रुपये तक मैं कैसे पहुंचा? ओल्ड में से न्यू को लेस करके। तो बस आपको यही काम करना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर मैं आपको ए के बारे में बताऊं तो ए का पहले रेशो था 4/7 और अब इसका नया रेशो है 1/3। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो 7, इसके लिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21। मल्टीप्लाई होने के बाद 7 या 21, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। तो पहले का जो त्याग आया है वो आया है 5/21। अगर नए साझेदार का प्रवेश होगा तो पुराने साझेदारों के रेशो में कमी आएगी ही आएगी, मान के चलिए। तो पहले ने सेक्रीफाइस किया है 5/21। अगर मैं आपको बी की बताऊं तो बी का पहले रेशो था 3/7 और नया रेशो है 1/3। फिर मैंने 7 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कराया, ये मल्टीप्लाई का निशान मतलब यहाँ पे माइनस का ही निशान है, समझाने के लिए बता रहा हूँ लघुत्तम कैसे निकलता है। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 21 हो गया। फिर 7 पहले 21 से डिवाइड होगा 3 और 3 तरीका 9 और फिर 3 21 में 7 बार जाएगा तो 2/21। पहले का सेक्रीफाइस है 5/21, दूसरे का है 2/21। 21 कॉमन है, 21 छोड़ दो। वैसे तो पूरा आंसर देना चाहिए 5/21 2/21 पर 5:2 है ना, 5:2 भी हो सकता है आंसर, और वो यूं लिखे तो भी रेडी रहना 5/21 2/21। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश की है कि क्वेश्चनों की वैरायटी आपके लिए लाऊं, और अभी तो था सारे क्वेश्चन कंप्यूटेशन वाले हैं, बाद में थ्योरी भी आएगी। एक्स और वाई 3:1 के अनुपात में लाभ हानि की साझेदारी करने वाले साझेदार हैं, वो जेड को साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं। 4,000 रुपये वो ख्याति के हिस्से के रूप में भुगतान करता है। नई लाभ की साझेदारी 2:1 के अनुपात में होगी। ख्याति की धनराशि जमा की जाएगी, मतलब क्रेडिट की जाएगी। ओके, दो बातें। सबसे पहले ये है कि आपको एक्स और वाई का रेशो दे रखा है 3:1 और आपको एक्स वाई और जेड का रेशो 2:1 भी दे रखा है। जो रेशो पहले होता था वो ओल्ड रेशो है, नई बहू के बाद जो रेशो होता है उसे न्यू रेशो कहते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि किसने कितना त्याग किया। ये त्याग वैसा ही होता है कि अगर आप बस में बैठे हो,
मान लो आप और आपका दोस्त बैठा है, दो लोगों की सीट है, ऐसे में कोई आ गया, आ गई, लड़का लड़की, बुढ़ा बुढ़ी, बच्चा बच्ची, कोई भी आ गई, और आपने उसको थोड़ी सी जगह दी कि थोड़ा घसक, अबे घसक नहीं खिसक, थोड़ा खिसक। तो जैसे ही आप थोड़ा खिसकते हो तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ते हो, थोड़ी आप छोड़ोगे, थोड़ी आपका साथी छोड़ेगा। कई बार क्या होता है, आपका साथी एडामेंट हो गया, अबे रहने दे मैं नहीं मिटाऊंगा, तो सारी जगह आप ही दे देते हो, ऐसा होता है। तो हमको ये देखना होता है कि किसने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस जानने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ए की, है ना, एक्स है क्वेश्चन में नाम, तो एक्स ही लिखूं। एक्स का पहले रेशो 3/4 होता था, जैसे बोलते थे पहले मैं बहुत मोटा होता था, एक्स का रेशो 3/4 होता था, और अब इसका रेशो 2/4 होता है। तो साफ दिख रहा है कि इसने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। और अब आप देखो वाई कितना कमीना है, वाई का पहले रेशो था 1/4, नई सवारी के आने के बाद भी इसका रेशो है 1/4। इसका मतलब इसने कोई त्याग नहीं किया। हिंदी में एक बात बोलो, जो त्याग करता है उसको श्रेय मिलता है, जो त्याग करेगा, बलिदान करेगा, उसको ही श्रेय मिलना चाहिए। श्रेय मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए, बस। तो इस कहानी में केवल एक्स ने त्याग किया है, अतः जितनी राशि ख्याति की नया पार्टनर आएगा वो सारी की राशि एक्स के खाते में जमा की जाएगी। इंग्लिश में जितना भी अमाउंट गुडविल के लिए, गुडविल के लिए मतलब ऊपर का पैसा, जैसे आपको पता है ना, जेड जब फर्म में आएगा तो मान लो ये कहानी है, वो फर्म में आने के लिए 50,000 रुपये तो देगा ही देगा, वो तो हो गए उसकी पूंजी के, इससे तो वो असेट्स का हिस्सेदार बनेगा। साथ ही साथ चूंकि वो हमारी जमी जमाई फर्म में आ रहा है, हम आने दे रहे हैं, इसलिए वो 4,000 रुपये ऊपर के भी लाएगा। तो वो जो 4,000 ऊपर के हैं वो लाता जेड है, पर वो जमा उसके खाते में होते हैं जो त्याग करता है, जो अपने लाभों के हिस्से का त्याग करता है, और वो है एक्स। एक्स तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप ये जो लाएगा वो आप इस रेशो में बांटोगे, डिपेंड करता है किसने सेक्रीफाइस किया। तो ये राशि केवल एक्स के खाते में जमा होगी। इसका आंसर डी है, बाकी ऑप्शन देख लेना आप, डी आंसर। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन। आप ये समझो, जैसे आपके पास एक मशीन है, वो आपने 50,000 रुपये दिखा रखी है, और ऐसा इसलिए है कि मशीन आपने बहुत समय पहले खरीदी थी और वो बुक्स में 50,000 की है, और आपकी फर्म में पार्टनर के नाम है एक्स और वाई, और नया पार्टनर आ गया है उसका नाम है जेड। जेड को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। हमने इस मशीन को अभी अभी हमने इसका रीवैल्यूएशन करवाया, है ना, जैसे बचपन में आपकी कॉपीज में आप रिवैल्यूएशन करवाते थे। अगर आप संतुष्ट नहीं होते थे, पहले एग्जामिनर जो मार्क्स दिए हैं उससे संतुष्ट नहीं होते तो आप रिवैल्यूएशन कराते थे। हमने इसका रिवैल्यूएशन कराया, हमने मतलब एक्स और वाई ने, ठीक है। और अब इसका मूल्य मान लो आ गया 60,000 रुपये। तो क्या हुआ, दुख हुआ या मन में लड्डू फूटा? मन में लड्डू फूटा, क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसको रिकॉर्ड यूं करते हैं कि जैसे मशीन की बात चल रही है, तो आप मशीनरी को डीआर करोगे और नीचे लिखोगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। कभी कभी याद रखना, रिवैल्यूएशन की जगह वो नाम चेंज कर देगा, P&L एडजस्टमेंट नाम देगा, रेडी रहना उसके लिए भी। तो इस तरह से एंट्री हुई। तो बात क्या हुई, अगर किसी भी असेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो पहली बात तो है लाभ होता है, लाभ होता है, और वो क्रेडिट किस में होता है? वो क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन में। इवेंचुअली अंततः ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, लेकिन टेम्पररी, यानी जब पहले से पहले संपत्ति बढ़ती है तो पहले पहले जो लाभ होता है उसे रिवैल्यूएशन खाते में जमा किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में जमा किया जाता है। तो ये कह रहा है कि कैपिटल खाते में जमा किया जाता है, ये एंड ऑफ द डे तो सही है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जमा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। असेट्स खाते में जमा किया जाता है और सबके खाते में जमा किया जाता है, नहीं है। तो या तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा। बी ज़्यादा सही है कि पुनर्मूल्यांकन खाते में इस लाभ को क्रेडिट किया जाता है, तो बी इसका आंसर है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं सही और ज़्यादा सही में से, ठीक है, आपको ज़्यादा सही चुनना चाहिए। एक क्वेश्चन, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, आप ये पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हो? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हाँ। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, नहीं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ।
ए एंड सी बोथ, ये ठीक है। देखो ये जो डिसोल्यूशन खाता है ना, डिसोल्यूशन जब किसी फर्म का समापन होता है, तो उस किसी फर्म का समापन होता है तब जो खाता खुलता है उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। पढ़ेंगे 2 वीडियो के बाद, वो भी उसका भी वीडियो बनेगा। फर्म के समापन के समय हम ये खाता बनाते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या कभी कभी चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है ना। अगेन एक मैं बात कह देता हूँ आपको, जब पार्टनर का रेशियो चेंज होता है तो उस समय रिवॉल्यूशन खाता भी बनाया जा सकता है, और एक होता है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, वो खाता भी बनाया जा सकता है। पर फिर भी ऐसा है कि चेंज इन रेशियो के समय ये खाते का यूज होता है ना। ये खाता ऐसा नहीं है कि केवल एडमिशन के समय बनता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो, इन ऑल दीज 4 केसेस। तो इसलिए इसका आंसर डी रहेगा, डी ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ द पार्टनर डिसाइडेड दैट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी रिवैल्यूड बट should be shown in the books of accounts at old values, in this case the firm prepares। कि सर क्या है, कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार ये निर्णय करते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तनों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पुराने मूल्य पर खाता पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए, तो इस मामले में फर्म क्या तैयार करती है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जैसे मान लो एक्स और वाई की फर्म है, और ये कि जेड का प्रवेश हुआ, और ये भी कि मशीन का अभी मूल्य है 50,000 रुपये, और हमने एक्सपर्ट से पूछवाया तो उसने रिवैल्यू किया 60,000 रुपये पे। अब यहाँ से 2 तरह की अकाउंटिंग हो सकती है। एक अकाउंटिंग जो पॉपुलर अकाउंटिंग है वो ये कहती है कि अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो मशीन उसमें 60,000 रुपये पे दिखाई देगी। इस 60,000 को अपन क्या बोलेंगे, नया मूल्य, या ऐसे और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संशोधित मूल्य। अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे, न्यू वैल्यू, और इसे क्या बोल सकते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू। तो ये तो पॉपुलर प्रैक्टिस है कि भाई चूंकि मशीन का मूल्य अब 60,000 मान लिया गया है तो बैलेंस शीट में 60,000 रुपये देंगे। अगर आप इस रास्ते से जाते हो, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो और आप लोगों को रास्ता भी दिखाओगे, अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सपोज करो हम ये चाहते हैं कि मशीन का हम रिवैल्यूएशन तो करवाएंगे, एक्सपर्ट की एडवाइस तो लेंगे, लेकिन हम बैलेंस शीट में मशीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम बैलेंस शीट में मशीन को 50,000 रुपये पे ही दिखाएंगे, मतलब रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं पर बैलेंस शीट में हम पुरानी वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, और एक ट्रेन का नाम है MR, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। स्मरण मतलब याददाश्त, तो उसको याददाश्ती भी बोलते हैं, अनुस्मारक भी बोलते हैं, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। तो ये खाता आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में जब आप पढ़ाएं तो ये क्वेश्चन जब कहता है क्वेश्चन तो बनाया जाता है, मतलब ऑन डिमांड स्पेशल खाता है ना। साधारण दशा में बिना कुछ कहे पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनता है। ये खाता ऐसी कंडीशन लिखी हुई हो तो ही बनाया जाता है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताना शुरू कर दिया, पिछले वीडियो में बताया कि अब आपको 4 चीज़ें डेली बेसिस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, पहली बात तो टेलीग्राम चैनल पे, या हमारा जो कॉमर्स पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल है। कि कॉमर्स पॉइंट का सर क्या, व्हाट्सएप चैनल बोल दो या कम्युनिटी बोल दो, उस पर आपको मिलेगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा जो मैं बोलने वाला हूँ, सॉरी, तो फिर आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर देना, मैं हम भेज दूंगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा, जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक की PDF, उस PDF में तो पूरा सॉल्यूशन ही होगा, कलर्ड होगी। ठीक है, और DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपको क्विज लगाना हो, ताकि आपको स्कोर जानना हो कि मेरे 30 में से 25 सही हो रहे हैं, 24 सही हो रहे हैं, कितने क्या गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो क्विज भी मिलेगा। और अगर आपको सॉल्यूशन समझना है तो आपको YouTube वीडियो मिलेगा।
तो एक ही टॉपिक पे ये आपको चारों चीज़ें बिल्कुल फ्री आराम से मिलेंगी। ऐप पे भी जाके मिल सकती हैं, और या जैसे मैंने कहा टेलीग्राम चैनल या कॉमर्स पॉइंट व्हाट्सएप पे जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है सेकंड पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन। ओके, जब आप सीख के जाओ तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है वो भी सीखना पड़ेगा, और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी सीखना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो, ये मैं आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बता रहा हूँ, सीधा सीधा बताता हूँ। अगर आपका जैसे मान लो मशीन का मूल्य बढ़ गया, तो आपको मशीन का मूल्य बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ, आप सीआर में चले गए। और मान लेते हैं कि आपके क्रेडिटर ने अपना दावा छोड़ दिया, आपके क्रेडिटर ने दावा छोड़ दिया और आपको 5,000 का फ़ायदा हुआ। इस तरह से आपको 15,000 का फ़ायदा हुआ। याद रखिएगा, ये 15,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। तो ऐसे तो बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट और बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनता है तो आपको एक वर्ड याद करना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब जो अपन आईने में जब देखते हैं तो जो राइटी होता है वो लेफ्टी में दिखाई देता है, लेफ्टी वाला राइटी में दिखाई देता है, करके देख लेना, है ना। तो मिरर इमेज की वजह से क्या होता है कि जो बाय मशीन आपको दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पे टू मशीन दिखाई देगी, और यहाँ पे जो बाय क्रेडिटर दिखाई दे रहा है वो आपको टू क्रेडिटर दिखाई देगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिस्से इसने आपको प्रॉफिट दिखाया, दूसरा हिस्सा आपको लॉस दिखाएगा। ये जो लॉस है वो आपको न्यू 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 अकेला न्यू नहीं, ऑल लिख देता हूँ, बाय ऑल पार्टनर्स, जितने भी आपके सभी, जैसे अगर मैं यूँ कहूँ यहाँ पे आपके पार्टनर्स का नाम है एक्स वाई, तो यहाँ आपके पार्टनर्स का नाम है एक्स वाई जेड में बांटेगा। यानी मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का पहला हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का दूसरा हिस्सा ऑल पार्टनर्स न्यू रेशो में बांटा जाता है। तो आपको इसको न्यू रेशो में बांटना है, इसलिए आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, चाहे कितने ही टफ लगें, सीखने ही सीखने हैं, बिना उसके पार नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड टू। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे सर आ गया, रिपीट हो गया। अब देखना मजे की बात, वापस वही कहानी। जैसे मशीन, बार बार मशीन ही पकड़ लिया आज तो अपन ने। मशीन 50,000 की थी, एक्स और वाई पार्टनर थे, इनकी दुनिया में जेड का आगमन हुआ। जेड के आगमन पे कहा अपन रिवोल्यूशन कराएंगे। जो एक्सपर्ट है वो ये बोला कि इस मशीन का मूल्य 60,000 रुपये मानना चाहिए। आपको मन में लड्डू फूटा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आपने इसका आंसर लिखा मशीनरी या जो भी असेट है, जो भी नाम है, मशीनरी या जो भी असेट है उसको डीआर करके आपने लिखा टू रिवोल्यूशन, और आपने इसका जवाब बनाया कि रिवोल्यूशन खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। अब आपने ऑप्शन देखा, पहले लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरे में लिखा है कैपिटल अकाउंट, तीसरे में लिखा है असेट्स अकाउंट, और चौथा है पीएनएल अकाउंट। पहली बात तो असेट्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ये लाभ तो है, लेकिन पीएनएल अकाउंट को भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा। पार्टनर्स के भी पूंजी खाते को हम एकदम से क्रेडिट नहीं करते हैं। तीसरा अब तो ये बचा, तो मैंने थोड़ी देर पहले, अगर उससे थोड़ा देर पहले जाओ तो मैंने बोला था रिवोल्यूशन अकाउंट को कभी कभी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। वैसे इस खाते का प्रयोग अशुद्धि के सुधार में किया जाता है, जब हम पिछले वर्ष की गलती को, जैसे अगर अभी 2026 मान लो चल रहा है, अगर हम 2025 की गलतियों को 2026 में सुधार कर रहे हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद ली जाती है। इसी तरह से असेट्स और लायबिलिटीज के रिवोल्यूशन में भी इस खाते की मदद ली जाती है। तो कभी कभी इस खाते का नाम चेंज हो जाएगा, तो तैयार रहना, रिवोल्यूशन की जगह आपको पीएनएल एडजस्टमेंट खाता देखने को शब्द मिल सकता है। बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है वाई मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये खाता क्यों बनाते हैं? तो मैंने कहा ना, अगर आप असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू तो करना चाहते हो, लेकिन अगर आप ओल्ड वैल्यू कैरी करना चाहते हो, पुराने मूल्यों पे बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो एमआर बनेगा। अब अपने को पर्पस पता लग गया। ये कह रहा है अगर हम संपत्ति को नए मूल्य पे दिखाना चाहते हैं, गलत हो जाएगा।
अगर हम दायित्व को नए मूल्यों पे दिखाना चाहते हैं, गलत हो जाएगा। नया तो हमको अच्छा नहीं लगता, जैसे कई लोग होते हैं ना उनको पुराने गाने अच्छे लगते हैं, जैसे मान लो मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं। तो बस एम आर कौन बनाएगा? जिसको पुराने गाने अच्छे लगते हैं। ऐसा याद कर लो कि संपत्ति व दायित्व दोनों को नए चिट्ठे में नया मूल्य नहीं, चिट्ठा नया होगा पर मूल्य नया नहीं होगा। हमें, मैं हूँ नए जमाने का पर गाने पुराने सुनता हूँ, तो नए चिट्ठा होगा पर पुराना मूल्य होगा। तो ये बिल्कुल सही है। इस केस में आपको पुरानी कैसेट बजानी पड़ेगी और इस पुरानी कैसेट का नाम है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सेक्रीफाइस रेशो आप कैसे निकालेंगे? पुराना रेशो माइनस नया रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन जैसे मेरी हमेशा सजेशन रहती है, अगर ये फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, चूंकि इस सूत्र में तीन चीजें काम आ रही है, इसको मैं लिखता हूं SAC, एक दो तीन चीजें, तो आपको तीन फॉर्मूले बनाने हैं। कैसे? ओल्ड रेशो को रखो अपनी तरफ, माइनस का न्यू इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यानी अगर आपको सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो को जोड़ दिया जाए तो ओल्ड रेशो बनता है, याद रखना। और अगर सेक्रीफाइस बना लिया, ओल्ड बना लिया, और अगर आपको न्यू बनाना है, अगर आपको न्यू रेशो बनाना है, ऐसा कर लेते ना, माइनस के न्यू को इधर ले आते हैं, तो न्यू रेशो बनाना है तो सेक्रीफाइस को उधर धक्का दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ये तीनों फॉर्मूलों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, एक अच्छे से सीख लेना, बाकी दो बना लेना, ठीक है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन। एक फर्म में ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। अच्छी बात है। सी को 1/4 हिस्से के लिए शामिल कर लिया गया है और ए और बी के बीच का नया अनुपात दे दिया गया है। अब के बाद वापस से इसने बदमाशी करी है, केवल 2 के बीच का रेशो दिया है, गौर कीजिए। अब बताओ दोनों के मध्य त्याग कितना है? और यहाँ फिर बदमाशी, इन्होंने अपन से इस बार सेक्रीफाइस पूछा है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आराम से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए और बी की। ए और बी का रेशो 3:2 होता था, अच्छी बात है। उन्होंने सी को शामिल किया, सी को कहा भाई तू हमारी बहू है और तुझे 1/4 हम देंगे ही देंगे, टेंशन मत ले। हम दोनों के पास जो बचेगा वो है 3/4। अब वैसे तो क्या है, ये जो बचा हुआ है उस बचे हुए को ये लोग ये रेशो यूज़ किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी डाइट चेंज कर दी। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच में अब रेशो क्या होगा? 2:1 होगा। यानी ये जो बचा हुआ है 3/4 यानी बचा हुआ है, इस बचे हुए का 2, 1 का मतलब 2/3। पहले ने कहा, पहले का नाम क्या है? ए। इस बचे हुए का 2/3, यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया आपका 6/12। और वापस से इस बचे हुए का 1/3 ये बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा? 6/12। और बी को कितना मिलेगा? 3/12। एक मिनट ना, ए को कितना मिलेगा? 6/12। बी को कितना मिलेगा? 3/12। और 12 नीचे है, ऊपर 6 और 3 9 हो गया है, तो बाकी बचा 3, 3/12। 6-3-3, 6-3-3 का मतलब हो गया 2-1-1। गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो था 3:2 और जो न्यू रेशो है वो है 2:1:1। ये हो सकता है हमसे सेक्रीफाइस रेशो पे रुक जाता और न्यू रेशो पे रुक जाता, पर वो अपन से सेक्रीफाइस जानना चाहता है। सेक्रीफाइस के लिए आपको अभी लंबा चलना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। और अगर मैं ए की बात बताऊं तो ए के लिए पहले अनुपात था 3/5 और अभी है 2/4। 5 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। ये 20 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर आप 5 4 20, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 220। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, 220 आएगा। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का रेशो पहले था 2/5 और अभी उसका नया रेशो है 1/4। और 5 और 4 का एलसीएम आप करें 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3/20। इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं कह सकता हूं कि ए ने 220th सेक्रीफाइस किया है, जबकि बी ने 320th सेक्रीफाइस किया है। तो 2:3 हो गया सेक्रीफाइस का रेशो। डी इसका सही आंसर है। इनका रेशो 2:3 है। लंबा क्वेश्चन हुआ,
क्योंकि ओल्ड रेशो में जाके फिर न्यू रेशो जाना पड़ा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ा, पर ये करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। 16वां क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। उन्होंने जेड को एडमिशन दिया 3/10 शेयर, 3/10 लगभग 30% होता है ये, 30% शेयर के लिए उसको दिया। इफ जेड अक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/10 शेयर फ्रॉम वाई। इसमें कहानी अगर मैं आपको बताऊं ये यूं है कि जैसे एक्स और वाई पार्टनर हैं और उनका रेशियो 5:3 है। इनकी फर्म में जेड आया, जेड को हमने कहा कि हम तुझे 3/10 हिस्सा देंगे। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बता देता है कि जेड अपना हिस्सा किससे प्राप्त करेगा। जैसे बहू ने कह दिया कि मैं किन से कितना कितना लूंगी। जेड अक्वायर्स यानी प्राप्त करता है 1/5 फ्रॉम एक्स। इसने कहा 1/5 मैं एक्स से लूंगी और 1/10 मैं वाई से लूंगी। एक बार के लिए हम ये कर दें, इसमें क्या होता है, जैसे त्याग होता है कि इसने नए पार्टनर ने त्याग करवाया, तो कई बार होता है इनटू वाला त्याग, मतलब गुणा करके त्याग निकलता है, और कई बार सीधा भी निकल जाता है। ओके, आप ये करिए कि एक्स ने कितना दिया 1/5 और दूसरे ने कितना दिया 1/10। इनको जरा जोड़ के देख लीजिए। 5 और 10 का लघुत्तम 10 होता है कि सर मल्टीप्लाई करा दें, भले मल्टीप्लाई करा दो, पर वैसे 5 और 10 का आप लघुत्तम निकालेंगे ना, पहले 2 से दिया तो 5 में तो गया नहीं, 10 में गया 5 बार, और फिर तो सिंपली 2×5 10, हाँ, तो 5 दूनी 10 और 10 से कम 10, 3/10। कि सर आप क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ कि जेड ने अपना हिस्सा किससे प्राप्त किया वो मुझे क्लियर कट पता है कि इसने अपना हिस्सा एक्स से और वाई से कितना कितना प्राप्त किया, ये मुझे क्लियर पता है। अब ये क्वेश्चन बोलता है बताओ नया रेशो क्या है। तो नया रेशो कैसे निकालते हैं? आपको ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस हटाना पड़ेगा, तो आपको नया रेशो पता लग जाएगा। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का पहले रेशो 5/8 होता था, और नए के चक्कर में इसने 1/5 का त्याग किया। ये आपके यहाँ से निकल गया, 1/5 आपका निकल गया। तो 8 और 5 को इंटू करा दो, 40 आ गया। फिर 8 को 8×5 40, 55, 5×8 40। तो अब इसके पास 17/40 रह गया। एक्स के पास अब 17/40 रह गया। अगर मैं वाई की बात करूं, थोड़ा इसको लिख देते हैं ऊपर, वाई का रेशो 3/8 होता था और इसने 1/10 का त्याग कर दिया। आप 8 10 से 80 भी लिख सकते हो, पर 80 की जगह मैंने यहाँ 40 लिखा, क्योंकि 40 में 8 और 10 दोनों का भाग चला जाता है, तो मैंने 40 ही एलसीएम लिया ताकि मेरे को ईजी रहे समझाने में। 8×5 40, 5 दिया 15 और 10 चौक 40, तो 11/40। कि सर अभी क्या आया, मेरे को समझाओ तो सही। ये है एक्स का न्यू रेशो 17/40। एक्स का न्यू रेशो है 17/40। वाई का न्यू रेशो है इस क्वेश्चन के हिसाब से 11/40। और जो मैं बात बार बार कहता हूं वो ये कि 40 है नीचे, 17 और 11 28 हो गया, बाकी बचा 12 पॉइंट, तो ये 12/40 इसका हो गया। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। आपका जो आंसर आया है 12/40, 12/40 को थोड़ा काटिएगा तो 4 तिया 12, ऐसे आपका आ जाएगा 3/10। 4 तिया 12, नीचे 3/10। तो जेड का हिस्सा आ जाना इस बात को साबित करता है कि हमने सही कैलकुलेशन किया है। एक्स, और इसने क्या पूछा था नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो 17/11/12, 17/11/12 ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर बी होगा, या सेकंड दे रखा हो गिनती में तो सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी को एक फर्म के लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। ये लगभग पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ए और बी का रेशियो गिवन नहीं है। सीधा इसने यूं शेयर किया कि सास ससुर की पोजीशन नहीं बताई, सीधा नई बहू को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 अभिदान दिया, मतलब सब्सक्राइब किया, कंट्रीब्यूट किया। और अच्छा देखो ये लिखा हुआ आ गया, ए और बी के 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए विद्यमान साझेदार हैं। और इसने ये कहा कि यदि सी की कैपिटल को बेस मानकर इनकी कैपिटल को लाभ हानि अनुपात में किया जाना हो तो ए और बी आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जहां से मैंने शुरुआत की थी, शुरू के 3 से 4 नंबर पे क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में सी जो है वो डोमिनेटिंग है, सी की चलने वाली है, सी की कैपिटल को बेस मानना है। इस क्वेश्चन में सी की कैपिटल 30,000 रुपये है और सी का रेशो जल्दी से लिख लेता हूँ 1/4 है। तो ये कहेगी कि मेरी कैपिटल अगर 30,000 है तो इस आधार पे सबकी कैपिटल 1,20,000 रुपये होनी चाहिए। हमारी फर्म की टोटल कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए और ये कैपिटल आपको न्यू रेशो में फॉलो करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो बनाना पड़ता तो लंबा क्वेश्चन होता। क्वेश्चन में किस्मत अच्छी है, आपको न्यू रेशो 9:6:5 दे रखा है। तो 1,20,000 रुपये, मैं बात कर रहा हूँ ए की, 1,20,000, 9 6 5, 9 6 15, 15 5 20 इंटू करेंगे 9/20। 0 से 0 कट गया, 2 से 6 हुआ, 6 9 54 हुआ। तो ए को अपनी कैपिटल 54,000 करनी होगी। मैं बी की बात करूं, फर्म की कैपिटल 1,20,000 है, 6/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया 6, 6 6 36। बी को अपनी कैपिटल 36,000 करनी होगी और इसी तरह आप सी की निकालेंगे तो 1,20,000 रुपया इंटू 5/20 करेंगे तो उसकी कैपिटल 30,000 आ जाएगी। तो इसकी कैपिटल तो 30 आनी है, इसी ने तो नाटक आके किए हैं। इस क्वेश्चन में अच्छा ये होता तो थोड़ा और अच्छा होता तो मैं आपको ये बोलता कि ए की कैपिटल 50,000 है, तो बताओ ए को कितना लाना होगा। तो चूंकि आपको इसकी कैपिटल को 54 पे पहुंचाना है तो ए को 4,000 रुपये और लाने होते, लेकिन ये केवल अभी ये जानना चाहता है फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी को कितनी कितनी पूंजी करनी होगी, तो 54,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या है। नए की कैपिटल से टोटल कैपिटल डिटरमाइन करो, निश्चित करो और फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो, किसको कितनी पूंजी रखनी पड़ेगी वो। ये वैसे पूंजी समायोजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जब एलटी ग्रेड कॉमर्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे तब मैं और आपको समझाऊंगा, अभी के लिए ठीक है। इसके बाद है राम और मोहन साझेदार हैं, लाभ हानि को 5:3 में बांटते हैं। शाम को उन्होंने पार्टनर बनाया, 1/5 भाग के लिए बनाया। ध्यान से पढ़ना, मैं थक गया हूँ, आप नहीं थके हैं। शाम को उन्होंने 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जो वह समान रूप से 1/10 भाग मोहन से तथा 1/10 भाग सोहन से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, ये अभी वाला क्वेश्चन है जिसमें नई बहू आके बता रही है। जैसे जैसे इस कहानी में राम और मोहन है पुराने साझेदार और उनका रेशियो है 5:3। श्याम को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया और इसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। इसने ये भी बताया कि मैं अपना हिस्सा किससे प्राप्त करूंगी। श्याम को उन्होंने 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, उसने वो समान रूप से, हालांकि ये शब्द ही अपने आप में पर्याप्त था कि वो मैं हिस्सा इक्वली, मैं बता रहा हूं, अगर मान लो केवल इतना वर्ड होता कि श्याम ने अपना हिस्सा इक्वली प्राप्त किया, इक्वली मतलब आधा आधा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 का आधा, 1/10 उसने आर से लिया और आधा। जैसे मैं आऊँगा आपके घर पे, आप 2 भाई हो और मैं आपको कहूँ कि भाई मैं खर्ची लूँगा और दोनों से आधी आधी लूँगा, तो अगर मैं 500 रुपये खर्ची ले रहा हूँ तो 250 दोनों से लूँगा, 1,000 रुपये ले रहा हूँ तो 500 लूँगा। तो इसने अपना जो 1/5 लिया वो आधा आधा लिया, तो इसने दोनों से 1/10 लिया। और ये क्वेश्चन में किस्मत अच्छी है, गिवन है, तो इनके पास क्या था ये पता है, इन्होंने नए के आने पे, नए ने आके 5 हुए तो इनको क्या दिया वो भी पता लग गया। तो अब न्यू रेशो निकालना आसान है। इनकी जेब में माल था, वो माल इन्होंने थोड़ा सा दे दिया। अगर मैं बात करूं राम न्यू कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से सेक्रीफाइस आप हटा दो जो आपने छोड़ दिया है। राम की बात करें तो पहले 5/8 होता था, उसमें से 1/10 दे दिया। 8 और 10 को मल्टीप्लाई करके 80 लिख सकते हो, 80 की जगह 40 लिख सकते हो क्योंकि 40 में दोनों का भाग चला जाता है। 20 नहीं लिख सकते क्योंकि 20 में 8 का भाग नहीं जा सकता। 8 पंजे 40, 55 25 और 10 चौक 40। तो इसके पास 21/40 रह गया। राम के पास नया शेयर, अगर मैं बात करूं मोहन की, तो मोहन के पास पहले था 3/8, इसने भी 1/10 का सेक्रीफाइस किया है क्वेश्चन के हिसाब से। और 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया। 8 पंजे 40, 5 3 15 माइनस 10 चौक 40, तो 11/40। तो अगर मैं आंसर लिखने लगा, पहले का रिजल्ट है 21/40,
दूसरे का रिजल्ट है 11/40। 21 और 11 32 हो गए हैं, नीचे मेरे पास 40 है, तो 32 और 40 का गैप है 8। तो लास्ट वाले का हो गया 8/40। और मैं जैसे कहता हूँ कि क्रॉस चेक कर लो, 8/40 का मतलब 1/5 ही तो होता है, और 1/5 के लिए ही तो नए का प्रवेश हुआ था, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा है, तो 21 11 8। सी सी इसका आंसर होगा 21 11 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है। जेड को उन्होंने 1/5 के लिए शामिल किया है। वापस वही लाइन है कि जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से इक्वली प्राप्त करता है, तो नया रेशियो क्या होगा, बिल्कुल आप कर लेंगे क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बस शुरू कर देता हूँ। एक्स और वाई का 3:2, इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो, है ना। जो जेड आया उसका रेशियो है 1/5, और जेड ने अपना ये हिस्सा इक्वली प्राप्त किया। इक्वली मतलब बराबर बराबर समान समान प्राप्त किया, तो ठीक है, आधा आधा हो गया इसका मतलब। तो 1/5 का आधा 1/10 तो उसने एक्स से लिया, और 1/10 ही उसने वाई से लिया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक्स का ओल्ड रेशियो है 3/5, एंड द सेक्रीफाइस पार्ट इज 1/10। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 5 दूनी 10 होती है 6, 6 - 1, तो 5/10। ये 5/10 है एक्स का न्यू रेशियो। वाई के पास 2/5 था, 2/5 था, -1/10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, -1, 3/10। तो ये आ गया आपका, ये x का न्यू रेशियो है, ये y का न्यू रेशियो है। 5 पॉइंट दे रहे, 3 पॉइंट दे रहे, 8 पॉइंट, बाकी बचेंगे 2 पॉइंट जेड के पास है। ठीक है, तो 532 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। एक बात मैं आपको बस यूं ही बताता हूं, होशियारी दिखाने के लिए नहीं, पर अगर किसी की मैथ्स थोड़ी सी अच्छी हो और थोड़ा वो परसेंटेज निकालना चाहता हो, तो मैं आपको अलग तरीके से क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जेड 1/5 हिस्से के लिए आया। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। आराम सुनना, जेड कितने हिस्से के लिए आया, 20% के लिए। 20% उसने किससे प्राप्त किया, 10% उसने कहा मैं एक्स से लूंगा, और 10% उसने क्या कहा, मैं वाई से लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओरिजिनल रेशियो क्या था, 3:2। 3:2 का परसेंटेज बनाओगे तो बनेगा 60% 40%। 3:2 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, आती हो मैथ्स तो कर लोगे यार, 60% 40%। अब मैं फाइनली क्या बोलता हूँ, कितना आसान हो गया, यानी मैं क्वेश्चन ओरली कर चुका था। एक्स के पास 60% था, 60% में से 10% दे दिया, तो एक्स के बाद कितना बचा, 50%। वाई के पास 40% था, 40 में से 10% दे दिया, तो कितना बचा, 30%। और एक्स और वाई के देने से जेड को कितना मिला, 20%। तो इनका न्यू रेशियो क्या बना, 532। 532, आप ये वाला तरीका इसको अपन भिन्न बोलते हैं, भिन्न बना के, और इसको मैंने सॉल्व किया प्रतिशत बना के। हालांकि ये प्रतिशत वाला तरीका तब लगता है जब प्रतिशत कैलकुलेट करना आसान हो। कई बार ऐसे गंदे रेशो होते हैं, 3/7। अब 3/7 का परसेंटेज बनाने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। तो इसलिए अपन का, अपने को सीखना तो यही है, कभी कभी रेशो अच्छे होते हैं तो चल जाता है ना, तैयार रहना। ठीक है, इसके बाद अब जब इतनी बातें सीख ली है, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो हटाओगे तो क्या आएगा, सेक्रीफाइस रेशो। और मैं तो एग्जाम में सोचता हूँ कि ज़्यादा करना ही नहीं पड़े, पहले को बी से कनेक्ट करने पे ही ऑप्शन बैठ जाए। तो पहले को बी, पहला यहाँ है, तो एक के साथ यहाँ सी है, ये कट गया। एक के साथ यहाँ डी है, ये कट गया। एक के साथ सी है, कट गया। तो बस हो गया फिर तो आंसर, एक के साथ बी, मतलब इसमें A C B गलत है, डी मुझे सही लग रहा है, पर मैं अभी और कर लेता हूँ। क्रेडिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, अगर आपका ये सही बैठेगा इसके साथ कि सर ये क्या है, अगर, वैसे ये ऑप्शन इनको इधर देना चाहिए था। अगर असेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो आपको लाभ होगा, लाभ होने पर रिवॉल्यूशन CR होगा 2D। 2D 2D। इसी तरह से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको
जो पुराने संचित लाभ होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसको रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व बोला जाता है। तो ये आपका 3 जाके एक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका समायोजन किया जाता है कैसे, अभी बताऊंगा। और अगर आपका लायबिलिटी बढ़ जाता है तो आपको लॉस होता है, और लॉस होता है तो वो डीआर किया जाता है। तो चौथा आपका सी के साथ जाके कनेक्ट होगा। बिल्कुल सही है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे तो मेरा एक में ही काम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड वाली बुक में से मैंने लिया है। आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, देखिएगा एक बार, है ना। इसमें क्या है, अनीता और बबीता पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 3:1 है। ठीक है, टफ है। सविता को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए शामिल किया। ठीक है, सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब सविता ने कहा भाई मैं आना तो चाहती हूँ फर्म में, लेकिन ऊपर के पैसे देने में असमर्थ हूँ। जब वो कोई ये कहता है कि मैं ऊपर के पैसे देने में असमर्थ हूँ, तो पुराने साझेदार पैसा छोड़ नहीं देते, वो उस पैसे को किसी और तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो सविता ने कहा भाई मैं गुडविल के ऊपर के पैसे देने में, प्रीमियम देने में असमर्थ हूँ। और इसलिए फिर उन्होंने जो एंट्री की है वो ये है कि उन्होंने सविता के चालू खाते को डेबिट किया। यानी कहानी ये होगी कि अगर तू 24,000 रुपये नहीं ला सकती तो 24,000 रुपये हम तेरे खाते में लिख देते हैं, और वो पैसे हमने उसके चालू खाते में लिख दिए। तो 24,000 से सविता का चालू खाता डीआर किया, और अनीता और बबीता ने अपना पूंजी खाता क्रेडिट किया। ध्यान दीजिए, अनीता का खाता 8,000 से क्रेडिट हुआ है और बबीता का खाता 16,000 से क्रेडिट हुआ है। गुडविल की अकाउंटिंग में ये याद रखने की बात है कि जो जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ज़्यादा वो क्रेडिट होता है। चूंकि बबीता ज़्यादा क्रेडिट हुई है, इसका मतलब बबीता ने ज़्यादा त्याग किया है, और अनीता कम क्रेडिट हुई है, मतलब इन्होंने त्याग कम किया है। यानी यहाँ रेशो बना 1:2। मैं दावे से कहता हूँ कि इन क्वेश्चन में इन दोनों पार्टनर्स ने, जो पुराने पार्टनर्स हैं अनीता बबीता, उनका त्याग का अनुपात 1:2 रहा होगा। अब गौर कीजिए, मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है। मुझे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो पता है, ए और बी अनीता बबीता। ओल्ड रेशो 3:1 पता है। जो सविता आई है, सविता को मैं सी लिख देता हूँ एक बार के लिए, एस होता है वे तो सविता का जो शेयर है वो मुझे पता है, और मुझे ये पता चल चुका है कि इसके आने पे इन दोनों ने 1:2 में त्याग किया है। थोड़ी देर पहले इक्वली त्याग कर रहे थे, बहू आओ आओ पाँव छुओ, दोनों सास ससुर इक्वली दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों ने, अनीता बबीता ने 1:2 के रेशो में सेक्रीफाइस किया है। नाउ आई एम सेइंग दैट इस 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 यानी 1/15, 1/15 इसे ए से मिला है, और इस 1/5 का 2/3 यानी 2/15, 2/15 इसे बी से मिला है। मुझे पता लग गया है कि नए बहू के आने पे किसने कितना माल लुटाया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, बताओ अनीता बबीता और सविता का नया लाभ अनुपात क्या होगा। न्यू रेशो पूछ रहा है। न्यू रेशो के लिए आप समझ गए, मुझे ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करना होगा। ये क्वेश्चन से मैंने समझी ये बातें। तो अगर मैं अनीता की बात करूं, आपको केवल अनीता समझाऊं, तो अनीता का पहले रेशो 3/4 था, 3/4 था, और अनीता ने 1/15 सेक्रीफाइस कर दिया। तो 4 और 15 का एलसीएम मैंने लिखा 60। मैंने क्या लिखा, होता भी 60 ही है, 30 में काम नहीं बनता। ठीक है, 4 60 15, 15 3 45, और 15 चौक 60, 41। अनीता का न्यू रेशो 41 पॉइंट होगा, 41/60। और मैं आपको बबीता का बताऊं, बबीता का पहले रेशो था 1/4, और उसने सेक्रीफाइस कर दिया 2/15। 15 और 4 को मल्टीप्लाई करा के 60, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 7, 7/60, 7/60। तो पहले का आंसर अनीता का रेशो है 41/60, दूसरे का बबीता का रेशो है 7/60। 41 और 7 हो गए 48, बाकी बचे 12, 12/60, 41 7 12। ए इसका आंसर है 41:7:12। अगर ये क्वेश्चन मैंने जैसे स्क्रीन पे लिखा, अगर आपने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लगा दिया था, अगर लगा दिया था, तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है।
बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया चल रही है, अगर लगा दिया था तो। अब भी समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, है ना, पढ़ो तो जितना पढ़ो अच्छी बात है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर लाइबिलिटी का मूल्य बढ़ जाता है, सपोज करो आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 28,000 के, और नीचे अब कोई ये कहता है कि क्रेडिटर को हमें 40,000 देने होंगे, तो बैठे बैठे मुसीबत बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लॉस है। अकाउंट में नियम है, नॉमिनल खाते का नियम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल होता है कि सभी हानियों को डीआर करो, तो ये जो हानि हुई उसे हम डीआर करेंगे, तो आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू जिस भी लायबिलिटी में ये इजाफा हुआ है, आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इसने क्या पूछा था, अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है किसी पार्टनर के आते समय तो ये बात रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर की जाएगी, सही बात है, ये गलत है। पार्टनर के खाते में क्रेडिट की जाएगी, बिल्कुल गलत है। ये बात सही है लेकिन ए ज़्यादा सही है ना। इवेंचुअली तो ये लॉस यहीं जाएगा, लेकिन अभी टेम्पररी अपन इसकी बात करें तो ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा टॉपिक टफ है। टफ तो क्या है, मतलब थोड़ा समझाने जैसा है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन वो तो वाली बात है, सिंसियर स्टूडेंट हो तो देखते रहो, टाइम पास रील वाले स्टूडेंट हो तो भले कुछ और देख लो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, नौकरी कोई और ले लेगा, कोई टेंशन नहीं है यार, ऐसी क्या बात है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सपोज करो एक्स और वाई की एक फर्म है, 3:2 उनका रेशो है, जेड के आने के बाद इनका रेशो हो गया, मान लेते हैं 5:3:2, ठीक है। मैंने ओल्ड रेशो भी दे रखा है, और मान लो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो भी गिवन है कि न्यू रेशो 5:3:2 था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे इनके पास जनरल रिजर्व है और वो 60,000 रुपये है, पुराने पार्टनर के पास 60,000 का रिजर्व है। रिजर्व कैसे बनता है, प्रॉफिट से। वो प्रॉफिट किसने कमाए थे, एक्स और वाई ने, क्योंकि जेड तो तब इनकी दुनिया में था ही नहीं। तो इस प्रॉफिट की शाबाशी, वाहवाही, श्रेय, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, पुरानों को। रखना चाहो तो रख लो। पुरानी बैलेंस शीट में जो पुराना रिजर्व होता है उसे पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में बांटते हैं। सब वापस बोलो, पुरानी बैलेंस शीट में जो पुराना संचय होता है वो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में जाता है। बस क्या क्या एंट्री होगी, इस तरह की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्या मतलब हुआ, ये प्रॉफिट हमने कमाया है इसलिए इसका मजा हम लेंगे। तो क्या बात निकली, अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और आपके पास जनरल रिजर्व खाता बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ऑल नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बिल्कुल सही है। इसमें जेड मजा नहीं लेगा, एक्स और वाई पुराने पार्टनर से मजा लेंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के पुराने अनुपात में जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन, इसमें से विषम या अलग क्या है उसको पहचाने। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, हाँ, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हाँ, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, हाँ, लेकिन ये चीज़ तब होती है जब फर्म का समापन हो, जब पार्टनर्स आपस में अपने संबंध समाप्त कर लें, पूरी फर्म ब्रेक हो जाए, तो ये खाता रियलाइजेशन वसूली खाता बोलते हैं। ये वाला इसमें अलग है, यानी ये बाकी जो 3 समस्याएं हैं, किसी पार्टनर के आगमन पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, ख्याति का समायोजन करना, नए रेशो की गणना करना, पुराने लाभों का समायोजन करना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, पर ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से बी इस क्वेश्चन में अलग है ना, अनोखा है। नेक्स्ट, अतरंगी, when goodwill existing in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to the partner's account in there. अगेन ये जनरल रिजर्व से उल्टा क्वेश्चन है। जैसे क्या है, वापस वही कहानी, एक्स और वाई का रेशियो है 3:2 और इनकी फर्म में जेड आया और एक्स वाई जेड का रेशियो है मान लो 5:3:2 और इनकी बैलेंस शीट में इस हाथ पे
गुडविल दिखाई दे रही है, मान लो 1 लाख रुपए की, यानी इसको ये यूं कहते हैं कि इनकी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही विद्यमान है। इसने ये लिखा ना कि अगर गुडविल आपकी बुक्स में विद्यमान है तो पहली बात तो इसका क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। मतलब ये गुडविल किन्होंने दिखाई थी, जेड तो था नहीं, ये गुडविल एक्स और वाई ने ही तो दिखाई थी, तो एक्स और वाई के खाते में ही इसे राइट ऑफ करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो असेट साइड में जो भी चीज़ होती है ना उसका डीआर नेचर होता है। असेट साइड में जो भी चीज़ होती है उसका डीआर नेचर होता है। तो आप ऐसा करो, गुडविल को तो करो सीआर और एक्स और वाई को करो डीआर। एक्स और वाई को कौन से रेशो में डीआर करोगे, 3:2 में, यानी ओल्ड रेशो में डीआर करोगे। तो इसमें आ जाएगा 60K, इसमें आ जाएगा 40K, इसमें आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्या कहना चाहता हूँ, पुरानी बैलेंस शीट में जो पुरानी ख्याति दे रखी होती है उसे पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, पुरानी हवेली, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए आंसर। नहीं समझा रहा ज़्यादा, आपको समझ में आ गया क्योंकि अब आपका सर दुखेगा। न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। अपन अब ये टॉपिक पढ़े जा रहे हैं कि नए पार्टनर का एडमिशन होता है एक्स वाई। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो एक फर्म है, उसमें पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं और एस प्रवेश लेना चाहता है। मान लो पी कहता है आजा, ये दोनों मना करते हैं तो ये नहीं आएगा। मान लो पी और क्यू ये दोनों कहते हैं आजा, आर मना करता है तो भी ये नहीं आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि पी और क्यू 2 लोग कह रहे हैं तो एक की क्यों सुन रहे हैं हम, 2 की चलेगी, नहीं चलेगी। पी क्यू आर तीनों कह रहे हैं तो इसका प्रवेश होगा। यानी क्या समझ में आए, किसी नए साझेदार का प्रवेश एक फंडामेंटल डिसीजन होता है, एक आधारभूत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, और ऐसे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। देखो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। पार्टनरशिप में कई निर्णय बहुमत के आधार पर भी लिए जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन आधारभूत होते हैं उनमें सर्वसम्मति चाहिए। नया पार्टनर को शामिल करना, जैसे यूं समझो ना, एक ऐसी बात हो गई ना, ये पी क्यू आर है, सास ससुर बेटा है, नई बहू ला रहे हो, तो सबका राजी होना ज़रूरी है ना, परिवार में सुख शांति रहे, तो क्यों क्लेश करो, सबकी मर्जी से बहू लाओ, वही वाली बात है। तो नए पार्टनर को आप पार्टनरशिप में एडमिशन कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर। सबकी कंसेंट होगी तो ही नई बहू आएगी, नहीं तो फिर घर में पंगे होंगे। बी रेडी फॉर दैट। पंगे तो क्या होंगे, पार्टनरशिप में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप कहते हैं ट्रस्ट का विषय होता है। तो जब तक एक किसी को भी नए पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, फिर बहुत लफड़ा है तो एक और तरीका है, सी को बाहर कर दो। अगर ए बी सी में सी लफड़ा कर रहा है तो सी को बाहर कर दो, अगर आपको डी को बुलाना ही है तो। ए और बी 3:2 में लाभ हानि साझा करने वाले साझेदार हैं। ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 15,000 है। सी को पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया गया, लाभों का 1/5 हिस्सा उसे दिया गया। सी को फर्म में कितनी कैपिटल देनी चाहिए। अब नई बहू पूछ रही है, हाथ जोड़ के दरवाजे पे खड़ी है, पूछ रही है सर मैं कितने पैसे लेके आऊँ। मैंने कहा ए की कैपिटल आप देख ही रही हो 30,000 है, बी की कैपिटल आप देख ही रही हो 15,000 है। इसका मतलब हम दोनों की कंबाइंड कैपिटल 45,000 है। आप ये जानती हो, आप सोच रहे होंगे यार क्या नई बहू के पीछे पड़ गए। आपकी कैपिटल 1/5 है, इसका मतलब है हमारी कैपिटल या हमारी हैसियत 4/5 है। तो आपको कंबाइंड कैपिटल पता है और आपको क्वेश्चन में सच पूछो तो कंबाइंड रेशो पता है। तो अब आपको क्या करना है, इस कंबाइंड रेशो का उल्टा करना है। और जब आप ऐसे करोगे, जैसे 45,000 में 4 से भाग लगाते हैं तो 11,250 आता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,250 आएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने कहा टीसी, ए और बी की कैपिटल 45,000 है, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि पूरी फर्म की कैपिटल 56,250 रुपये होनी चाहिए। इसका मतलब है बाकी की जो शेष पूंजी है वो सी को लानी होगी। तो अगर सी को फर्म में प्रवेश चाहिए तो उसे 11,250 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करने होंगे। ये हमने पुरानों के आधार पे नए की कैपिटल का निर्धारण किया है। क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा अपन, ये अब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई
अब तो क्वेश्चन ही थक गया, वाई लिखना ही भूल गया। एक्स वाई एक फर्म में साझेदार थे, 3:2 में साझेदार थे, उनकी कैपिटल 3 लाख 5 लाख थी। जेड को उन्होंने शामिल किया। जेड अपनी कैपिटल के रूप में 3 लाख रुपए लाया। बताओ जेड द्वारा प्रीमियम की राशि कितनी है। इस क्वेश्चन में एक्स कैपिटल 3 लाख है, वाई कैपिटल 5 लाख रुपए है, और जेड की कैपिटल दे रखी है, और जेड का रेशो भी दे रखा है। जेड 1/4 भाग के लिए आया है। तो वही हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है। आप क्या करो, 3 लाख रुपए है ना, 1/4 का उल्टा कर दो, 4/1, तो 12 लाख रुपए। इस फर्म की कैपिटल कायदे से 12 लाख रुपए होनी चाहिए। जिस तरह जेड को आप मजबूर कर रहे हो 3 लाख रुपए लाने के लिए, इसका मतलब इस फर्म की कहें आशान्वित कैपिटल, अपेक्षित पूंजी 12 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक्स वाई के साथ जेड की पूंजी को जोड़ भी देता हूँ, यानी एक्स वाई जेड की पूंजी को जोड़ भी देता हूँ, तो इनकी जो एसी है, एक्चुअल कैपिटल है 3 और 5 8 और 3, वो 11 लाख रुपए हो रही है। तो 11 लाख रुपए हो रही है, 12 लाख रुपए होना चाहिए। जो 1 लाख का आप गैप देख रहे हैं वो है आपका हिडन गुडविल। अब अगर इसने फर्म की ख्याति पूछी तो 1 लाख रुपए आंसर है, लेकिन इसने पूछा है जेड द्वारा लाई गई ख्याति, तो 1 लाख रुपए में जो जेड का शेयर है वो 1/4 है, तो ये 25,000 है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बस 1 मिनट। जेड जो 3 लाख रुपए लाया ना, उसमें से 25,000 रुपए गुडविल माना जाएगा, बाकी 2,75,000 रुपए उसके पूंजी खाते में क्रेडिट होंगे। बाकी के ये जो 25,000 रुपए लाया है उसे ख्याति की रकम माना जाएगा। 25,000 रुपए इसका आंसर होगा। तैयार है ना, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए भी दे रखा था। फर्म की ख्याति पूछे तो 1 लाख आंसर होता। ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और, इसके बाद आराम ही आराम। ए और बी ने क्रमशः 90,000 और 85,000 की कैपिटल के साथ शुरुआत की है। 3:2 इनका लाभ हानि का हिस्सा है। और अब देखो मजेदार बात, रिवैल्यूएशन के बाद ए की कैपिटल क्या होगी अगर 1,20,000 की मशीनरी को 90,000 रुपये पे और 45,000 के लेनदारों को 35,000 पे रिवैल्यूएशन किया है। ध्यान दीजिए, इन्होंने अभी अभी 2 चीज़ों के लिए एक्सपर्ट को बुलाया है। मशीन जो 1,20,000 रुपये की थी उसको इन्होंने 90,000 रुपये पे मूल्यांकित किया है। इसका मतलब इनको 30,000 का लॉस हुआ है, संपत्ति का भाव गिरने से घाटा होता है। वहीं क्रेडिटर जो 45,000 रुपये थे वो 35,000 रुपये निकले हैं, मतलब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के हम 20,000 रुपये के लॉस में गए हैं। किसी भी तरह का लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। पार्टनर्स का रेशो 3:2 है। 20,000 रुपये को आप बांटोगे तो पहले के हिस्से में 12,000 आएगा और दूसरे के हिस्से में 8,000 रुपये आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉस होने से कैपिटल में कमी आती है। ए की कैपिटल 90 थी, ए की कैपिटल 90 जाती। इस झटके के बाद इसकी कैपिटल 78,000 रुपये रह जाएगी। ये आंसर हो गया। इसकी कैपिटल 78,000 रुपये रह जाएगी। अगर मैं इसे बी पूछता तो मैं आपको बोलता बी की कैपिटल पहले 85,000 रुपये थी और इसका 8,000 का लॉस हो गया है, तो इसकी कैपिटल 77,000 रुपये रह जाएगी। ठीक है, ए की कैपिटल 78,000 रुपये हो जाएगी रिवैल्यूएशन के लॉस को फेस करने के बाद। इस क्वेश्चन में एंट्रीज भी बन सकती थी। मशीन में लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन टू मशीन। क्रेडिटर में प्रॉफिट की एंट्री, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। और उसके बाद रिवैल्यूएशन की हानि को बांटने की एंट्री होती ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। टॉपिक को कवर करने के लिए रिवैल्यूएशन संबंधी सारी प्रविष्टियाँ देख लेना और आखिर में कैसे रिवैल्यूएशन खाते को क्लोज करते हैं वो भी देख लेना, है ना। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में, जैसे पहले थोड़ी देर पहले जनरल रिजर्व था, अब के बाद वर्कर को देने के लिए हमारे पास 72,000 का रिजर्व था। कब था? जब जेड आ रहा था, नई बहू आ रही थी, तब हमारे पास 72,000 का रिजर्व मौजूद था और उसके सामने 48,000 का क्लेम भी था। हमने रिजर्व बना रखा है तो सामने एक मुसीबत भी खड़ी थी और फर्म में 2 साझेदार हैं एक्स और वाई। तो बताओ क्या होगा। तो अब के बार आप ही समझिए, ये जो रिजर्व है इसका सीआर नेचर होता है। तो मैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को डीआर करूँगा। जितने रुपए का क्लेम है उतने रुपए का क्लेम मैं रिकॉग्नाइज करूँगा और बाकी का जो बचा है उसे पुराने पार्टनर्स में बांट दूंगा
जैसे बाकी का प्रॉफिट मैं एक्स और वाई में बांट दूंगा। अगर अगर इस क्वेश्चन में खाली रिजर्व होता और कोई क्लेम नहीं होता तो मैं पूरे 72,000 एक्स वाई में बांट देता उनके पुराने रेशो में। लेकिन एज आई कैन सी कि 72,000 के सामने 48,000 की मुसीबत है, तो भी मेरे पास 24,000 रुपये बचता ही है। क्वेश्चन में रेशो ना दिया हुआ होता है तो इक्वल मान लिया जाता है, तो 12,000 रुपये एक्स को और 12,000 रुपये वाई के खाते में जमा होंगे। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट लिखा नहीं जाता, समझा जाता है, लिखा नहीं जाता। और एक्स और वाई को 12,000 रुपये मिल जाएंगे, तो इसका आंसर बी रहेगा। होप मैं जस्टिस कर पाया, आपको समझा पाया। तैयारी करिएगा बढ़िया सी, और वही सारी फरमाइशें हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, काम आप ही के आएगा। हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, इन दोनों में भी पैसे नहीं लगते, बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। बाकी तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ये सब ज्वाइन करोगे तो आपको कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। तो जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक पढ़ाई हमारे साथ करते रहो, जॉब लगे बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बाय।